हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग 16 दिसंबर 2021 को हुए सीटेट एग्जाम में पूछे गए मैथ से कंटेंट के 15 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सिराज अपनी रसोई से सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। एक जोड़ा में कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं। वही अगर इसको इंग्लिश में देखते हैं तो कह रहा है सिराज अरेंज एप्पल्स इन हिज किचन इन सच अ वे दैट ही हैज़ पुट 11 पेयर्स ऑफ एप्पल्स इन द फर्स्ट रो, 22 पेयर्स ऑफ एप्पल्स इन द सेकेंड रो एंड 33 पेयर्स ऑफ एप्पल्स इन द थर्ड रो। हाउ मेनी एप्पल्स डज सिराज हैव इन हिज किचन, मतलब उसके किचन में टोटल कितने एप्पल हैं। तो फर्स्ट रो में कितने एप्पल हैं? 11 जोड़े हैं, तो 11 दूनी 22। दूसरे में 22 जोड़े हैं, तो 22 दूनी 44। और तीसरी पंक्ति में कितना है? 33। 33 दूना 66। इस तीनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं 132, मतलब पूरे कितने सेब हुए? 132। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। वहीं दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वही इसको इंग्लिश में देखें तो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है देयर आर इन्फिनेटली मेनी प्राइम नंबर्स। और चौथा ऑप्शन कह रहा है प्राइम नंबर्स हैज ओनली 2 फैक्टर्स। अब जैसा हम सभी जानते हैं कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। एक 1 होता है और दूसरा संख्या खुद होता है। तो 2 जिसका गुणनखंड होगा वही अभाज्य संख्या होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 भी एक अभाज्य संख्या है। 2 का भी 2 गुणनखंड है, एक 1 और एक संख्या खुद मतलब 2। तो 2 का भी 2 गुणनखंड हो गया, मतलब 2 भी अभाज्य संख्या है। बट इसमें तो कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, जबकि 2 हमारा क्या है? सम है। तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो गया। वहीं अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, जैसे कह रहा है एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या होती है। अब देखते हैं, जैसे 2 है, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा और उसके बाद 11 हो जाएगा, क्योंकि 9 तो अभाज्य संख्या है नहीं। तो यहाँ पे कितना अभाज्य संख्या हो रहा है? 1, 2, 3 और 4, 4 ही अभाज्य संख्या हो रहा है, जबकि इसमें कह रहा है केवल 5। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। वहीं तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। अब ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभाज्य संख्या तो अनेक है, अनंत है, उसका तो कोई हम काउंटिंग कर नहीं सकते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये भी सही है, मतलब हमारा ऑप्शन 3 और 4 सही है। अब यहाँ पे 1 और 4 दे रहा है तो ये गलत हो जाएगा। 2, 3, 4 दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। 3 और 4 दे रहा है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि स्कूल की NSS इकाई ने प्रत्येक ज़रूरतमंद बच्चों को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रायोजक से उन्होंने इस काम के लिए 28 मिक्स 1/2 28.1/2 किलोग्राम चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? मतलब 28.1/2 किलोग्राम हमारे पास चीनी है और हर बच्चे को हमें 3/4 किलोग्राम चीनी देना है। तो कितने बच्चों को चीनी मिल सकता है? अगर इसको इंग्लिश में देखें तो स्कूल NNS यूनाइट हैज़ डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 3/4 kg ऑफ शुगर टू एवरी नीडी स्टूडेंट्स। दे गॉट 28 मिक्स 1/2 kg शुगर फ्रॉम अ स्पॉन्सर फॉर हिज पर्पस। मतलब उसको 28 मिक्स 1/2 मतलब 28.1/2 किलोग्राम चीनी मिला है। तो कितने बच्चों को ये चीनी बांटी जा सकती है? अब एक बच्चे को हमें देना है कितना? 3/4 किलोग्राम चीनी देना है एक बच्चे को। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल कितने चीनी है? 28.1/2 है और हमें हर बच्चे को देना है 3/4। तो भाग कर लेंगे 3/4 से। अगर इसको पूर्णांक तोड़ते हैं 28 दूनी 56, 1 57/2 भागा 3/4। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं 57/2 गुने 4/3,
3 से 19 तिया 57 और 2 से 2 दूनी 4 मतलब 19 दूनी 38। 38 बच्चों के बीच ये चीनी बांटी जा सकती है, मतलब हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं अगर हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है, और दूसरा कथन कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्या के बराबर या उससे अधिक होता है। अगर इसको हम इंग्लिश में देखते हैं तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू इंटीजर। पहला स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, और दूसरा स्टेटमेंट है सम ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोथ द नंबर्स। अब सबसे पहले हमें पूर्णांक को समझना है। पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक या इंटीजर हम इसको बोल सकते हैं। इंटीजर होता क्या है इसको पहले समझते हैं। तो जितना भी निगेटिव नंबर होगा, निगेटिव वाला जितना भी रहेगा वो नंबर, और जीरो और फिर पॉजिटिव जितना भी नंबर हमारा रहेगा वो सभी हमारा पूर्णांक होता है, मतलब वो सभी हमारा इंटीजर होता है। अब पहला कथन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्या के बराबर या उससे अधिक होता है। अब यहाँ पे संख्या में हमें सिर्फ पूर्णांक को लेना है, तो कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। तो दो संख्या जैसे 4 गुने 2 कर रहे हैं, 4 दूनी 8 हो रहा है, तो यहाँ पे तो गुणनफल जो है वो संख्या से बड़ा है। बट अगर हम -4 गुने 2 लेते हैं तो -8 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका गुणनफल संख्या से छोटा हो जाता है, क्योंकि -4 और 2 से छोटा -8 है। ठीक है। वहीं अगर हम दूसरे कथन की बात करते हैं तो कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्या के बराबर या उससे अधिक होता है। अगर दो संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे 2 और 4 को जोड़ते हैं, तो संख्या से बराबर या उससे अधिक होता है, तो यहाँ पे तो इससे अधिक हो रहा है। बट अगर हम -2 और 0 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, -2, और वहीं पे 2 और हम -4 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -2, तो यहाँ पे तो ये संख्या से छोटा हो जा रहा है। तो इस वजह से दोनों कथन हमारा असत्य है, मतलब दोनों ए और बी असत्य है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली है, थाली अ, थाली ब और थाली स। थाली अ में केवल 1 जलेबी, थाली ब में 5 और थाली स में 3 जलेबी है। वह तीनों थालियों को बराबर जलेबी रखना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इंग्लिश में कह रहा है कि रिंकी हैज़ 3 प्लेट्स ऑफ जलेबी, प्लेट ए, प्लेट बी और प्लेट सी। प्लेट ए हैज़ ओनली 1 एप्पल, मतलब ए प्लेट में, मतलब अ वाले प्लेट में कितना एप्पल है, 1 एप्पल है। ब में मतलब बी में कितना है एप्पल, 5 है, और स में मतलब सी में कितना एप्पल है, 3 है। तो इस तीनों में वह बराबर एप्पल रखना चाहती है, बराबर सेब रखना चाहती है, तो कौन सा कथन सही है। अब कुल एप्पल मतलब कुल सेब कितना है, 5 1 6 और 3 9, और 9 को हमको बराबर बराबर 3 थाली में रखना है, मतलब 3 3 सेब हमको रखना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रखना है। थाली ब मतलब बी में से 2 जलेबी हटाना है, 5 है तो 2 हटा दिए तो कितना हो जाएगा, 3, और इसको हमको रखना किस में है, ए में रखना है, तो इसमें अगर हम 2 जोड़ दिए तो इसमें कितना हो गया, 3। तो थाली अ में भी 3 और थाली ब में भी 3 और थाली स में भी 3, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर भी हम आगे का ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि थाली ब और थाली स में से एक एक जलेबी उठाकर थाली अ में रखना। अब थाली ब में से अगर हम 1 जलेबी उठाते तो 5 है, 1 हटा दिए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और थाली स में से भी 1 हटा दिए तो थाली ब में 4 रहा, और स में से अगर 1 हटा रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। थाली इसमें क्योंकि 3 है तो 1 हटा दिए तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो बराबर हो नहीं रहा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि तीनों थालियों में बराबर जलेबी नहीं हो सकती। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 3 जलेबी तीनों थालियों में आ रही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे का ऑप्शन कह रहा है कि थाली अ में से 1 जलेबी उठाकर थाली स में रखना। थाली अ में तो ऑलरेडी 1 ही जलेबी है, और 1 हटा करके स में अगर हम रख दे रहे हैं तो स में तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 पहले से था, लेकिन इसमें तो 0 मतलब 1 भी जलेबी नहीं बचेगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। वहीं अगर हम आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त x और y के लघुत्तम समापवर्त का आधा है, मतलब 6 और 7 का जो लघुत्तम है, 6 और 7 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। एक्स वाई के लघुत्तम का आधा है, तो एक्स वाई का ये आधा है, तो एक्स वाई का लघुत्तम इसका दुगुना हो जाएगा, मतलब एक्स वाई का लघुत्तम हो गया 84।
यदि x का मान 12 है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि x का मान 12 है तो हमको y का मान निकालना है। वही इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। कह रहा है LCM ऑफ 6 and 7 इज हाफ ऑफ द LCM ऑफ x and y एंड x इज 12, मतलब x का वैल्यू 12 है तो हमको y का वैल्यू निकालना है। तो जब x y का लघुत्तम हमारा 84 है और x का वैल्यू 12 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 84/12, मतलब 12 सत्ते 84, y का वैल्यू हो जाएगा 7, मतलब ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगर हम आय का क्वेश्चन देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से 2.9 गुने 7.49 बट्टा 11.51 का सबसे अच्छा सन्निहित मान कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ 2.9 इंटू 7.49 डिवाइडेड बाई 11.51। अब इसको अगर हम सन्निहित मान निकालते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यू निकालते हैं तो 2.9 है तो इसको हम 3 लिख सकते हैं, 7.49 है तो इसको हम 7 लिख सकते हैं, और बट्टा 11/11.51 है तो इसको हम 12 लिख सकते हैं। ये वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं इसमें है कि नहीं, तो 3 गुने 7/12, मतलब ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। वहीं हम अगर आय का क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी? अब जैसे ये घड़ी है, घड़ी में कितना टाइम होता है, मतलब 12 बज रहा है, 6 बज रहा है, 3 बज रहा है और 9 बज रहा है, पूरा 12 घंटा हुआ। तो 12 घंटा घूमने में घड़ी को कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 360 बट्टा अगर हम 12 कर रहे हैं मतलब 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच, तो सुबह 6 बजे घंटे की सुई यहाँ पे रहेगी और 3 बजे दोपहर में यहाँ पे रहेगी। तो इस दोनों के बीच जो हमारा ये कोण बन रहा है, ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक का, इस कोण का हमको वैल्यू निकालना है। तो कितना घंटा टाइम हो गया, सुबह 6 बजे से 3 बजे तक, तो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक 6 घंटा और 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटा, मतलब 6 3 9 घंटा हुआ। और 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, तो 9 गुने 30 अगर हम कर रहे हैं तो 27, मतलब 270 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृत संख्याओं में से है का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप नहीं हो सकता है। नहीं वाला क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। रेक्टेंगल विथ साइड ओनली नेचुरल नंबर हैविंग एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कैन नॉट हैव पेरीमीटर, मतलब इस चारों में से कौन सा पेरीमीटर नहीं हो सकता है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, 24 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर 24 है क्षेत्रफल तो लंबाई अगर हम 1 लेते हैं तो चौड़ाई 24 हो जाएगा, या हम लंबाई 2 लेते हैं तो चौड़ाई 12 हो जाएगा, या हम लंबाई 3 लेते हैं तो चौड़ाई 8 हो जाएगा, और हम अगर लंबाई 6 लेते हैं तो चौड़ाई 4 हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन बनेगा, इस 4 के अलावा और 5वां ऑप्शन तो हमारा बनेगा नहीं। अब परिमाप की बात करते हैं, पेरीमीटर की, तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इस सिचुएशन में अगर हम इसकी बात करते हैं, मतलब 1 और 24 को, तो 24 1 25, 25 दूनी 50 हो सकता है, 12 2 14, 14 दूनी 28 भी हो सकता है, 8 3 11, 11 दूनी 22 भी हो सकता है, और 6 4 10, 10 दूनी 20 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 20 दिए हुआ है, बिल्कुल हो जाएगा, 22 दिए हुआ है, ये भी हो जाएगा, 25 दिए हुआ है, ये नहीं होगा, और 28 दिए हुआ है, ये हो जाएगा, और जो नहीं होगा वही सही होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं पूछ रहा है। वहीं अगर हम आय का क्वेश्चन देखते हैं तो इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी 100 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर 2 नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उसकी दूरी होगी। इंग्लिश में देख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स 100 किलोमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का दूरी कितना है, 100 किलोमीटर के बराबर है, और 2 सिटी के बीच का दूरी कितना है, 3400 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस वो मैप पर कितना होगा, तो 3400 किलोमीटर दूरी है और 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर, तो यहाँ पे 3400/100 हो जाएगा, 3400/100, 0 से 0 खत्म, मतलब 34 सेंटीमीटर दूरी ये मैप पर दिखाएगा। अगर आगे का क्वेश्चन का बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि 800 मीटर की एक दौड़ में
अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकेंड लगते हैं। 100 मीटर इसको जाने में कितना टाइम लग रहा है? 14 सेकेंड का टाइम लग रहा है। फिर कह रहा है कि अगले 100 मीटर जाने में 2 सेकेंड अधिक समय लगता है पिछले से, और उसके आगे 100 मीटर पूरे करने में पिछले वाले से फिर 2 सेकेंड अधिक लगता है। मतलब अगला 100 मीटर जा रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है? 16 सेकेंड लगेगा। फिर उससे अगला 100 मीटर जा रहा है तो उसको लगेगा 18 सेकेंड, और यह प्रक्रिया आगे भी चलती है। तो अनूप ने दौड़ पूरा करने में कितना समय लगा? यही अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो एन 800 मीटर रेस अनूप टूक 14 सेकेंड टू कंप्लीट द फर्स्ट 100 मीटर एंड 2 सेकेंड मोर द नेक्स्ट 100 मीटर एंड 2 सेकेंड मोर देन टू प्रीवियस टाइम फॉर नेक्स्ट 100 मीटर। मतलब 100 मीटर आगे बढ़ने में 2-2 सेकेंड आगे टाइम बढ़ते जा रहा है। तो इसको 800 मीटर पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो अभी 300 मीटर हुआ, फिर अगला 100 मीटर मतलब 400 मीटर पूरा करने में इसको 20 सेकेंड लगा। फिर अगला 100 मीटर पूरा करने में इसको 22 सेकेंड लगेगा। फिर अगला 100 मीटर पूरा करने में इसको 24 सेकेंड लगेगा। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 600 मीटर हो गया। फिर अगला 100 मीटर पूरा करने में इसको 26 सेकेंड लगेगा। फिर अगला 100 मीटर इसको पूरा करने में 28 सेकेंड लगेगा। इस पूरे को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 168 सेकेंड आ जाएगा। और इसको अगर हम मिनट में चेंज करते हैं, मतलब 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो इसको अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 2 मिनट 48 सेकेंड हो जाएगा। 2 मिनट और 48 सेकेंड। 2 मिनट 48 सेकेंड किस में है? दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं इससे आगे का क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताइए। जैसे पहला संख्या दिया है 910, फिर दिया 821, फिर दिया है 732, फिर दिया है 643। वही इंग्लिश में देखते हैं आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर बाय ऑब्जर्विंग द डिजिट्स इन ईच नंबर। यही यहाँ पे डिजिट दिया है। अब इसको बनाने का सबसे पहला अगर हम 2 तरीका का यूज़ करेंगे, एक पहला रीजनिंग का तरीका देखते हैं। जैसे पहले में 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है। सिंपल है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे बीच वाला डिजिट में है 1 2, फिर 3 है, फिर 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। और लास्ट वाला डिजिट में 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5 5 4। देख लेते हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा। या दूसरा तरीका से ही बना सकते हैं कि 910 और 821 इस दोनों के बीच देख लेंगे अंतर कितने का है, उसको घटा लेंगे और जो अंतर हमारा रहेगा फिर वही देख लेंगे 821 और 732 के बीच है कि नहीं, सेम वही रहेगा। और फिर 732 और 643 के बीच जो अंतर रहेगा, जितना यहाँ पे ऑप्शन आएगा मतलब 89 का सारा में डिफरेंस आएगा, हमारा सब में 89 का डिफरेंस आएगा। तो 643 में से 89 अगर हम घटा लेते हैं, 643 में से 89 अगर हम घटा लेते हैं तो हमारा 554 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। 2 तरीका से इसको हम बना सकते हैं। आएगा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बच्चे द्वारा 5 विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। उसने 3 विषय में 70, 75 और 80 अंक प्राप्त किए, तो उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषय में प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा? द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ चाइल्ड इन 5 सब्जेक्ट इज 74। पाँचों सब्जेक्ट का माध्य जो है वो 74 है। ही स्कोर 70, 75, 80 मार्क्स इन 3 ऑफ द सब्जेक्ट्स। व्हाट इज द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द चाइल्ड इन द रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स। अब 5 सब्जेक्ट का माध्य 74 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 5 को 74 से गुना कर लेंगे। 5 चौका 20 का 0 2, 5 7 35, 2 37, 370 हो जाएगा इसका योग। और तीनों में कितना अंक आया है? 70, 75 और 80। अब इस तीनों को जोड़ लेते हैं, 70, 75 और 80 को जोड़ते हैं। इसको जोड़ने पे आ जाएगा 5, 7 7 14, 8 22, मतलब 225। इसको अगर हम घटा लेते हैं 370 में से 225 तो कितना बच रहा है? 5, 6 में से 2 गया 4 और 145 बच रहा है। और ये तो 2 सब्जेक्ट का माध्य है, तो 2 से इसको भाग करेंगे, मतलब 72.5 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 72.5। वहीं अगर हम आगे का क्वेश्चन का बात करें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। ठीक है, हर्षित का दे रहा है 5:32 AM से 6:49 AM। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 5:32 से 6:49, 5:32 से 6:49 इसके बीच, तो 5 से 6 मतलब 1 घंटा, और 32, 10, 42, 7, 49 मतलब 1 घंटा 17 मिनट। ठीक है,
वहाँ फिर दूसरा है अमीना का है 5:27 से 6:37, 5:27 और 6:37। तो 5 से 6 मतलब 1 घंटा और 27 10 37 मतलब 1 घंटा 10 मिनट। और तीसरा में जोसेफ का कह रहा है 6:06 से लेके 7:31 पे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 घंटा और 31 मिनट 6 हो गया मतलब 25 मिनट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि हर्षित और अमीना समान समयावधि के लिए चले। हर्षित और अमीना समान चले, तो ऐसा तो है नहीं, तीनों अलग अलग चला। यहाँ पे हर्षित का कितना है 1 घंटा 17 मिनट है, अमीना का 1 घंटा 10 मिनट है और जोसेफ का 1 घंटा 25 मिनट है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चला है। जोसेफ कितना चला है 1 घंटा 25 मिनट, अमीना कितना चला है 1 घंटा 10 मिनट। तो 10 से 25 के बीच 15 मिनट का डिफरेंस है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चला। जोसेफ कितना चला हुआ है 1 घंटा 25 मिनट और हर्षित कितना चला हुआ है 1 घंटा 17 मिनट। इस दोनों के बीच 15 मिनट का डिफरेंस नहीं है बल्कि 8 मिनट का डिफरेंस है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि अमीना सबसे कम समय चली। अमीना कितना देर चली है, यहाँ देख लीजिए, अमीना 1 घंटा 10 मिनट है, लेकिन हर्षित 1 घंटा 17 मिनट है और जोसेफ 1 घंटा 25 मिनट है। बिल्कुल सही बात है, अमीना सबसे कम चली है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि माध्य से भी क्वेश्चन पूछा गया था जो सीटेट के सिलेबस में नहीं है, तो अगर आप मैथ्स के डिटेल सिलेबस का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट डे के क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब